नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज़। DSSB TGT PGT सोशल साइंस के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन से ये टॉपिक UGC नेट और CTET में भी रिपीट होता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसका सेक्शन 1 है इंडस्ट्रियल एरा, लेबर कंडीशंस एंड लॉज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1833 में इंग्लैंड में पास हुए किस एक्ट ने फैक्ट्री में बच्चों के काम करने के घंटे को रोज़ के 8 घंटे तक सीमित कर दिया। इसका करेक्ट आंसर है फैक्ट्री एक्ट 1833। 1833 का फैक्ट्री एक्ट बच्चों के वर्किंग आवर्स को दिन में 8 घंटे तक लिमिट करता है और इंग्लैंड में फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करता है जो इन रूल्स को लागू करवाते थे। ये इंग्लैंड का पहला इफ़ेक्टिव फैक्ट्री लॉ था जिसमें इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म भी था, मतलब सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंस्पेक्टर्स भी रखे गए जो चेक करते थे कि फैक्ट्री ओनर्स रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ब्रिटिश फैक्ट्रीज़ में बहुत छोटे बच्चों के रोज़गार पर सबसे पहले प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन किस एक्ट ने लगाया जो 1802 में पास हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है हेल्थ एंड मॉरल्स ऑफ अप्रेंटिसेस एक्ट 1802। ये एक्ट फैक्ट्री में बच्चों की वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने का एक अर्ली अटेम्प्ट था। फैक्ट्री एक्ट 1833 से भी पहले का ये लॉ स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बना था जो पॉपर अप्रेंटिसेस थे, मतलब वर्क हाउसेस से फैक्ट्रीज़ में भेजे गए अनाथ या गरीब बच्चे। इससे पहले कोई रेगुलेशन ही नहीं था। क्रोनोलॉजी याद रखिए, 1802, 1833, 1842, 1847 एंड 1871। ये ऑर्डर DSSB में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंग्लैंड में 1833 के फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत बच्चों के रोज़गार के लिए क्या मिनिमम एज निर्धारित या फिक्स्ड की गई? इसका करेक्ट आंसर है 9 ईयर्स। फैक्ट्री एक्ट 1833 ने बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम एज 9 ईयर सेट की और 13 साल से कम उम्र के बच्चों के वर्किंग आवर्स पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया। इस एक्ट के थ्रू पहली बार एज वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। फैक्ट्री ओनर्स को प्रूव करना पड़ता था कि बच्चा 9 साल से ऊपर है, मतलब 9 ईयर से नीचे नो एंट्री इन द फैक्ट्री। चलिए अब इंग्लैंड के गरीबों के लिए बने एक और कंट्रोवर्शियल कानून की बात करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंग्लैंड में 1834 के पुअर लॉ ने डेस्टिट्यूट लोगों के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर है वर्क हाउसेस। पुअर लॉ 1834 ने वर्क हाउसेस बनाए जहां आश्रित लोगों को खाना और आश्रय मिलता था, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कठोर शर्तों में कड़ी मेहनत, ग्रूलिंग लेबर करनी पड़ती थी। ये पॉलिसी जानबूझकर इतनी सख्त रखी गई थी कि लोग वर्क हाउस में रहना लास्ट रिजॉर्ट समझे। इस प्रिंसिपल को लेस एलिजिबिलिटी कहा जाता था, मतलब वर्क हाउस की लाइफ बाहर की सबसे घटिया नौकरी से भी कम अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये याद रखिएगा, पुअर लॉ इक्वल्स टू पुअर लोगों के लिए वर्क हाउस। पुअर लॉ को फैक्ट्री एक्ट या माइंस एक्ट से कंफ्यूज मत करना। पुअर लॉ का फोकस गरीब और निराश्रित लोग हैं, ना कि फैक्ट्री वर्कर्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1842 के कौन से एक्ट ने ब्रिटेन में कोयला खानों में महिलाओं और बच्चों के अंडरग्राउंड रोजगार पर प्रतिबंध लगाई? इसका करेक्ट आंसर है माइंस एक्ट 1842। माइंस एक्ट 1842 ने महिलाओं और बच्चों के ब्रिटिश कोल माइंस में अंडरग्राउंड काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इन वल्नरेबल वर्कर्स की कंडीशन में सुधार हुआ। कोल माइंस में पहले बच्चे ट्रैपर्स का काम करते थे, वेंटिलेशन डोर्स खोलना बंद करना, अंधेरे में घंटों अकेले बैठकर। ये एक्ट इस हॉरिफिक प्रैक्टिस को ख़त्म करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1847 के 10 आवर्स एक्ट ने ब्रिटेन में महिलाओं और युवा व्यक्तियों के फैक्ट्री में काम करने के घंटों के रोज़गार के घंटे कितने
घंटों तक सीमित किए। सो इसका करेक्ट आंसर है 10 आवर्स। 10 आवर्स एक्ट 1847 में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में महिला और युवा व्यक्तियों के वर्किंग डे को 10 घंटे तक लिमिट किया गया। फैक्ट्री एक्ट 1833 में बच्चों के लिए 8 घंटे थे, लेकिन 1847 के 10 आवर्स एक्ट महिलाओं और यंग पर्सन्स लाइक टीनेजर्स के लिए 10 घंटे लाया। दोनों अलग कैटेगरीज हैं। एग्जाम में ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाना 1833 और 1847 के एक्ट्स में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अर्ली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान मशीनों की वजह से अपनी नौकरी खोने वाले और कभी कभी गुस्से में मशीनरी नष्ट करने वाले वर्कर्स के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? सो इसका करेक्ट आंसर है ल्यूडिट्स। ल्यूडिट्स ब्रिटिश वर्कर थे जिन्होंने मैकेनाइजेशन की वजह से हुई नौकरी की हानि के खिलाफ विरोध किया और 19वीं सदी की शुरुआत में कभी कभी टेक्सटाइल मशीनरी नष्ट भी की। ल्यूडिट नाम एक लेजेंडरी फिगर नेड लुड से लिया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले स्टॉकिंग फ्रेम मशीन तोड़ी थी। आज भी ल्यूडिट वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है किसी टेक्नोलॉजी विरोधी व्यक्ति के लिए। तो याद रखना, ल्यूडिट्स इक्वल्स टू मशीन तोड़ू वर्कर्स। ल्यूडिट्स को चार्टिस्ट से कंफ्यूज मत करना। ल्यूडिट्स मशीन के अगेंस्ट थे, चार्टिस्ट जो थे पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़े। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ब्रिटेन का कौन सा वर्किंग क्लास मूवमेंट 1838 टू 1857 ने पीपल चार्टर नाम के डॉक्यूमेंट के थ्रू राजनीतिक अधिकारों की मांग की? सो इसका करेक्ट आंसर है द चार्टिस्ट मूवमेंट। चार्टिस्ट मूवमेंट ने पीपल्स चार्टर के माध्यम से वर्किंग क्लास के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की, जिसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज भी शामिल था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या पीपल्स चार्टर के 6 डिमांड्स में शामिल नहीं था? सो इसका करेक्ट आंसर है एबोलिशन ऑफ द मोनार्की। पीपल्स चार्टर ने यूनिवर्सल मेल सफरेज, सीक्रेट बैलेट, बराबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एमपीज़ के लिए प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन ना होना, एमपीज़ को पेमेंट और एनुअल पार्लियामेंट्स की मांग की। मोनार्की को ख़त्म करना इसका हिस्सा नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट है समझना। चार्टिस्ट रिफॉर्मिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरी नहीं। वो मोनार्की को ख़त्म नहीं करना चाहते थे, बल्कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे। सो याद रखिएगा 6 डिमांड्स थी: वोट, बैलेट, कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो प्रॉपर्टी, पेमेंट, एनुअल। मोनार्की इनमें शामिल नहीं था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस एक्ट ने ब्रिटेन में ट्रेड यूनियंस को लीगल बनाया, जिससे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज होने का राइट मिला? सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेड यूनियन एक्ट 1871। ट्रेड यूनियन एक्ट 1871 ने ब्रिटेन में ट्रेड यूनियंस को लीगल बनाया, जिससे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज होने का लीगल राइट मिला। इससे पहले ट्रेड यूनियंस को कॉन्स्पिरेंसी इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड माना जाता था, मतलब उन्हें लीगली सस्पिशियस देखा जाता था। 1871 के बाद ही वर्कर्स खुले रूप से यूनियन बना सकते थे बिना कानूनी परेशानी के। यह सीरीज़ का आखिरी वाला एक्ट है, तो इसे याद रखिएगा। ओके, सो पूरी सीरीज़ है एक्ट्स की 1802, 1833, 1834, 1842, 1847 एंड 1871। इन्हें एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ब्रिटेन में यूटोपियन सोशलिज्म और कोऑपरेटिव लेबर मूवमेंट के एक स्टार्टिंग पायनियर के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन यूटोपियन सोशलिज्म के एक स्टार्टिंग पायनियर थे, जिन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ और वर्कर्स के लिए बेहतर काम की कंडीशंस को सपोर्ट किया। रॉबर्ट ओवन खुद एक सक्सेसफुल मिल ओनर थे और उन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लैनाक मिल में प्रैक्टिकली अपने आइडियाज़ ट्राई किए, बेहतर हाउसिंग, एजुकेशन और वर्किंग कंडीशंस देकर। मार्क्स ने बाद में ओवन जैसे लोगों को
यूटोपियन सोशलिस्ट बोला क्योंकि उनके आइडियाज़ प्रैक्टिकल क्लास स्ट्रगल थ्योरी पर बेस्ड नहीं थे। सो याद रखना, ओवन इक्वल्स टू यूटोपियन एंड मार्क्स इक्वल्स टू साइंटिफिक सोशलिज्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कार्ल मार्क्स के साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने मिलकर लिखी थी? सो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स के साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। एंगल्स खुद एक फैक्ट्री ओनर के बेटे थे और उन्होंने मैनचेस्टर की फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की बहुत ख़राब कंडीशन देखी, जो उनकी फेमस बुक द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1845 का बेस बनी। सो याद रखना, मार्क्स प्लस एंगल्स इक्वल्स टू मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में पब्लिश हुई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप में बड़े श्रमिक आंदोलनों को क्यों जन्म दिया? सो इसका करेक्ट आंसर है harsh factory conditions, low wages, long hours and child labor led workers to organize for better rights. So इसका एक्सप्लेनेशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम कठोर काम की कंडीशंस, कम वेजेस, लंबे घंटे और बहुत ज़्यादा बाल श्रम ने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज होने और बेहतर राइट्स की मांग करने के लिए पुश किया। सो याद रखना, बैड कंडीशंस इक्वल्स टू ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स टू रिफॉर्म लॉज। ये एक चेन है जो पूरे सेक्शन 1 को जोड़ता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में नीचे दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसने यूनिवर्सल मेल सफ्रेज की मांग की। सेकेंड, ये ब्रिटेन में एक वर्किंग क्लास का मूवमेंट था। थर्ड, ये 1840 के दशक में अपनी सभी डिमांड्स को तुरंत एक्सेप्ट करवाने में सफल रहा। सो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि अधिकांश चार्टिस्ट डिमांड्स तुरंत एक्सेप्ट नहीं हुई, हालांकि इनमें से कई बाद के दशकों में धीरे धीरे अपनाई गई। पीपल्स चार्टर की 6 में से 5 डिमांड्स पूरी हो चुकी थी, बस कौन सी नहीं हुई थी? एनुअल पार्लियामेंट्स वाली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नीचे दिए गए किसान रिलेटेड इवेंट्स को सही टाइम ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सो फर्स्ट है फैक्ट्री एक्ट, सेकंड है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश हुई, थर्ड इज़ चंपारण सत्याग्रह, फोर्थ इज़ तेभागा मूवमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑर्डर है एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट 1833, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, चंपारण सत्याग्रह 1917 एंड तेभागा मूवमेंट 1946 to 47। ये क्रोनोलॉजी क्वेश्चन एक मास्टर टाइमलाइन की तरह है, काम करता है। मेमोरी ट्रिक है 1833, 48, 1917, 1946, 47। ये 4 डेट्स पूरे इस कोर्स का बैकबोन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि अर्ली इंडस्ट्रियल ब्रिटेन में फैक्ट्री ओनर्स मिल्स और माइंस में बच्चे और महिलाओं को हायर करना क्यों प्रेफर करते थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है they could be paid lower wages and were seen as easier to control than adult male। सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो वुमेन थी और वो जो बच्चे थे उनको ऑफ कोर्स वो कम वेजेस देके अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते थे, और जो वुमेन होती थी या होती हैं भी और बच्चे होते हैं उनको कंट्रोल करना ईजियर होता है इन कंपैरिजन ऑफ एडल्ट मेल्स। सो इसीलिए वो प्रेफर करते थे कि वो इन्हीं को अपॉइंट करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 17 है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस साल पब्लिश हुई थी? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है 1848 और ये लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स ने। 1848 यूरोप के लिए एक रेवोल्यूशनरी ईयर था। इसी साल फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली सभी जगह रिवॉल्यूशन हुई थी, जिन्हें कलेक्टिवली स्प्रिंग ऑफ नेशंस बोला जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इस टर्बुलेंट पॉलिटिकल माहौल में ही पब्लिश हुई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का एक मेजर काम क्या है, मतलब वो किस बारे में लिखी गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है
a detailed analysis of the capitalist economic system. दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की एक डिटेल्ड और क्रिटिकल एनालिसिस है जिसमें लेबर एक्सप्लॉयटेशन और सरप्लस वैल्यू को एक्सप्लेन किया गया है। दास कैपिटल का पहला वॉल्यूम 1867 में पब्लिश हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के 19 ईयर्स बाद इसकी बाकी 2 वॉल्यूम्स मार्क्स की डेथ के बाद फ्रेडरिक एंगल्स ने उनके नोट से कंप्लीट करके पब्लिश किए, इसलिए एंगल्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मैनिफेस्टो तक लिमिटेड नहीं था। तो याद रखना दास कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटलिज्म का डीप एनालिसिस, ना कि कोई नॉवल या बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 19 है 1864 में बने कौन से ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के लेबर यूनियंस को यूनाइट करना था। सो उसका करेक्ट आंसर है द इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन। फर्स्ट इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन, जिसे फर्स्ट इंटरनेशनल भी कहते हैं, 1864 में यूरोप भर के लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट करने के लिए बनाई गई थी। कार्ल मार्क्स खुद इस फर्स्ट इंटरनेशनल के एक फाउंडिंग मेंबर और की इंटेलेक्चुअल फिगर थे, लेकिन अंदर ही अंदर एनार्किस्ट जैसे बकुनियन के फॉलोअर्स और मार्क्सिस्ट के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, जिसकी वजह से 1876 में ये ऑर्गेनाइजेशन बिखर गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फर्स्ट इंटरनेशनल के डिक्लाइन के बाद 1889 में कौन सा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना? सो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है द सेकेंड इंटरनेशनल 1889 में सोशलिस्ट और लेबर पार्टीज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना। जब फर्स्ट इंटरनेशनल का पहले ही डिक्लाइन हो चुका था, सेकेंड इंटरनेशनल ही वो प्लेटफॉर्म था जिसने 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाने का डिसीजन लिया था। 1889 में ही पेरिस में हुई कांग्रेस में ये डिसीजन लिया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 8 घंटे के काम वाले दिन के लिए स्ट्रगल की याद में कौन सा दिन इंटरनेशनल लेवल पर लेबर डे या मे डे के रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, 1 मई। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर लेवल पर लेबर डे मनाया जाता है। इंडिया में पहली बार मे डे 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के कॉमरेड सिंह ने यही वो दिन था जब पहली बार भारत में लाल झंडा का उस श्रमिक मूवमेंट में यूज़ हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 8 घंटे वाले काम के दिन की डिमांड शिकागो की 1886 की किस इवेंट के बाद एक मेजर मूवमेंट पॉइंट बन गया? इसका करेक्ट आंसर है द हे मार्केट अफेयर। 1886 में शिकागो के हे मार्केट अफेयर, जिसमें एक लेबर प्रोटेस्ट और बॉम्ब ब्लास्ट शामिल था, 8 घंटे वाले काम के दिन के मूवमेंट के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया। हे मार्केट अफेयर में एक बॉम्ब फेंका गया था जिसमें कई पुलिस ऑफिसर्स और सिविलियंस मर गए। इसके बाद ट्रायल में 8 एनार्किस्ट को दोषी ठहराया गया, जिनमें से कुछ को फांसी भी हुई। हालांकि बाद में एविडेंस बहुत कमज़ोर माना गया। यही इवेंट है जिसके याद में दुनिया भर में 1 मई मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एडवर्ड बर्नस्टीन से जुड़ा वायलेंट रिवॉल्यूशन के बजाय ग्रेजुअल पार्लियामेंट्री चेंज चाहने वाले सोशलिज्म के टाइप को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है? इसका करेक्ट आंसर है इवोल्यूशनरी रिविजनिस्ट सोशलिज्म। एडवर्ड बर्नस्टीन ने इवोल्यूशनरी या रिविजनिस्ट सोशलिज्म को सपोर्ट किया, जिसमें रिवॉल्यूशन के बजाय पार्लियामेंट तरीके से ग्रेजुअल चेंज का आर्गुमेंट दिया गया। बर्नस्टीन खुद मार्क्स और एंगल्स के क्लोज एसोसिएट थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक इवोल्यूशनरी सोशलिज्म में मार्क्स के कई प्रेडिक्शन को चैलेंज किया। उनका यह अप्रोच आगे चलकर मॉडर्न सोशल डेमोक्रेसी का बेस बना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मार्क्सिस्ट ने थ्योरी में कौन सा वर्ड उन वर्कर्स को रेफ़र करता था है जिनके पास कोई कैपिटल नहीं है और जिन्हें वेजेस के लिए अपना लेबर बेचना पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोलेटरेट।
प्रोलेटरेट उन वर्किंग क्लास लोगों को रेफ़र करता है जिनके पास कोई कैपिटल प्रोडक्शन का साधन नहीं है और उन्हें मजदूरी के लिए अपना लेबर बेचना पड़ता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मार्क्सिस्ट क्लास एनालिसिस में बॉर्गेस कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है द कैपिटलिस्ट क्लास ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्सिस्ट थ्योरी में बॉर्गेस उस कैपिटलिस्ट क्लास को रेफ़र करता था जो फैक्ट्रीज, ज़मीन और बाकी प्रोडक्शन के साधनों के मालिक थे। मार्क्स के हिसाब से पूरी मानव हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये स्ट्रगल मेनली बॉर्गेस और प्रोलेटरेट के बीच है। ये प्रोलेटरेट वर्सेस बॉर्गेस वाला कॉन्सेप्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ओपनिंग लाइन में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 1861 से पहले के रशिया में ज़मीन और अपने फ्यूडल लॉर्ड से बंधे हुए उन अनफ्री किसानों के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर्व्स। सर्व्स अनफ्री किसान थे जो ज़मीन से बंधे हुए थे और अपने फ्यूडल लॉर्ड के लिए काम करना ज़रूरी था, जो 1861 से पहले के रशिया में कॉमन था। सर्व्स टेक्निकली स्लेव नहीं थे, उन्हें ख़रीदा बेचा नहीं जाता था एज इंडिविजुअल्स, लेकिन उन्हें ज़मीन के साथ ट्रांसफ़र किया जाता था। मतलब अगर ज़मीन बिकती थी तो सर्व्स भी नए मालिक के पास चले जाते थे। यह सिस्टम 1861 में टिसार अलेक्जेंडर सेकेंड ने ख़त्म किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। कौन सा वर्ड उस सिस्टम को डिस्क्राइब करता है जहां वर्कर्स के पास प्रोडक्शन के कोई साधन नहीं होते हैं और उन्हें अपने वेजेस कमाने के लिए अपना लेबर बेचना पड़ता है? सो इसका करेक्ट आंसर है वेज लेबर। वेज लेबर उस सिस्टम को रेफ़र करता है जिसमें वर्कर्स अपने खुद के प्रोडक्शन के साधनों की कमी की वजह से मजदूरी के बदले अपनी लेबर पावर एम्प्लॉयर्स को बेचते हैं। वेज लेबर कॉन्सेप्ट प्रोलेटरेट से बहुत मिलता जुलता है। दोनों मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, प्रोलेटरेट एक क्लास को रेफ़र करता है जबकि वेज लेबर एक इकोनॉमिक सिस्टम रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। अब हम सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं, रशियन रेवोल्यूशन एंड पेजेंट्स वर्कर्स। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किस रशियन रेवोल्यूशनरी ने वॉल्शेविक पार्टी को ऑर्गेनाइज और लीड करने के लिए मार्क्सिस्ट थ्योरी अप्लाई की? तो इसका करेक्ट आंसर है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने रशिया में वॉल्शेविक पार्टी को ऑर्गेनाइज और लीड करने के लिए मार्क्सिस्ट थ्योरी को अप्लाई और अडॉप्ट किया। बॉल्शेविक रशियन वर्ड वॉल्शनिस्त्व से है जिसका मतलब है मेजॉरिटी। मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअली वोटिंग में वॉल्शेविक हमेशा मेजॉरिटी नहीं होते थे। ये नाम एक पर्टिकुलर 1903 पार्टी कांग्रेस के एक वोटिंग राउंड से अटक गया। सो लेनिन इक्वल्स टू वॉल्शेविक का मास्टरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम बनी वर्कर्स और सोल्जर्स की काउंसिल को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है सोवियट्स। सोवियट्स वर्कर्स, सोल्जर्स और किसानों की काउंसिल थी जो रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम बनी, जो रिवोल्यूशनरी पावर के मेन सेंटर बन गए। सोवियत रशियन वर्ड का सिंपल मतलब है काउंसिल या कमेटी, कोई रहस्यमय वर्ड नहीं है। यही वजह है कि देश का नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स मीन्स USSR पड़ा, मतलब काउंसिल्स का यूनियन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 30 है हमारा 1905 का कौन सा इवेंट जिसमें टिसारिस्ट सोल्जर ने पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे वर्कर्स पर गोली चलाई किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लडी संडे। ब्लडी संडे 1905 सेंट पीटर्सबर्ग में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे वर्कर्स पर टिसारिस्ट सोल्जर्स के गोली चलाने को रेफ़र करता है जिसने रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स को बढ़ावा दिया। ब्लडी संडे का पूरा नाम था एक पीसफुल पिटीशन मार्च जिसे फादर गैपन नाम के प्रीस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया था। लोग टिसार के पास अपनी मांग लेकर जा रहे थे जैसे 8 आवर वर्क डे, बेहतर वेजेस, लेकिन उन पर गोली चला दी गई। इस इवेंट ने 1905 की रिवोल्यूशन को ट्रिगर किया जो 1917 की बड़ी रिवोल्यूशन से 12 साल पहले हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हु एस्टैब्लिश्ड द रेड आर्मी इन 1918? 1918 में रशियन रेवोल्यूशन को बचाने के लिए रेड आर्मी किसने बनाई थी? ऑप्शंस हैं लियोन ट्रॉट्स्की, स्टालिन, लेनिन
और केरेंस्की। सो इसका करेक्ट आंसर है लियोन ट्रॉट्स्की, जिसका एक्सप्लेनेशन है 1917 में वॉल्शेविक्स ने पावर ले ली, लेकिन इसके बाद रशिया में सिविल वॉर शुरू हो गई। एक साइड थी रेड आर्मी यानी वॉल्शेविक्स, दूसरी साइड थी वाइट आर्मी जो टिसार सपोर्टर्स, लिबरल्स और फॉरेन कंट्रीज़ की सपोर्ट से लड़ रहे थे। लियोन ट्रॉट्स्की ने रेड आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया। इसी डिसिप्लिन्ड आर्मी की वजह से वॉल्शेविक्स जो थे सिविल वॉर जीत गए। सो रिमेंबर दिस ट्रायो, दिस इज़ रिलेटेड टू रशियन रेवोल्यूशन। लेनिन जो थे उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ट्रॉट्स्की ने रेड आर्मी बनाकर जो है वॉल्शेविक्स को जिताया, और स्टालिन उन्होंने 5 ईयर प्लान्स एंड कलेक्टिवाइजेशन जो है इंट्रोड्यूस किया। ट्रॉट्स्की, याद रखना, ट्रॉट्स्की इक्वल्स टू ट्रूप्स। व्हाट वाज एनईपी? सो क्वेश्चन इज, लेनिन ने 1921 में कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। सो करेक्ट आंसर इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि लेनिन जो थे उन्होंने 5 ईयर प्लान्स एंड कलेक्टिवाइजेशन जो है इंट्रोड्यूस किया था। सिविल वॉर के बाद रशिया की इकोनॉमिक कम्प्लीटली कोलैप्स हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय, फूड शॉर्टेज। तब लेनिन ने एनईपी लॉन्च की। इसमें लिमिटेड प्राइवेट ट्रेड अलाउ किया, स्मॉल बिजनेसेस को परमिशन मिली, फार्मर्स अपना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस बेच सकते थे, यानी पूरे कम्युनिज्म से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। डिफरेंस, वॉर कम्युनिज्म गवर्नमेंट सब कंट्रोल करेगी, और एनईपी में क्या था, लिमिटेड प्राइवेट बिजनेस अलाउड थे। एग्ज़ाम में दोनों ही कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वॉल्शेविक स्लोगन। वॉल्शेविक का स्लोगन क्या था? 1917 का वॉल्शेविक्स का फेमस स्लोगन क्या था? हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने पहले के क्वेश्चंस में, पीस, लैंड एंड ब्रेड, जो कि दिया था लेनिन ने। एक्सप्लेनेशन है इसका, ये स्लोगन 3 क्लासेस को टारगेट करता था, पीस सोल्जर्स, लैंड पेजेंट्स एंड ब्रेड वर्कर्स। इसकी वजह से ये स्लोगन इतना सक्सेसफुल हुआ। कभी भी पीस, लैंड, ब्रेड देखो, सीधा वॉल्शेविक्स या लेनिन या रशियन रिवोल्यूशन मार्क करना, ये याद रख लो अपने एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 इज़ रिलेटेड टू कलेक्टिवाइजेशन। क्वेश्चन है, स्टालिन ने इंडिविजुअल फार्मिंग को किस सिस्टम से रिप्लेस किया? सो इसका आंसर है कलेक्टिवाइजेशन। एक्सप्लेनेशन, स्टालिन मानता था स्मॉल फार्म्स इनएफिशिएंट हैं, इसलिए उसने सबकी प्राइवेट लैंड को मिलाकर स्टेट कंट्रोल्ड कलेक्टिव फार्म्स बना दिए। इन्हें कॉलखोज भी कहा जाता था, लेकिन फार्मर्स इसके अगेंस्ट थे, काफ़ी रेजिस्टेंस हुआ, मिलियंस लोग अफेक्टेड हुए। लेनिन ने क्या इंट्रोड्यूस की थी? एनईपी। स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन। ये आप हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रेट फेयर। 1789 में फ्रांस के विलेजेस में जो पैनिक और पेजेंट रिवॉल्ट हुआ, उसे क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज़ द ग्रेट फेयर। एक्सप्लेनेशन है इसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद रूमर्स फैल गया कि नोबल्स पेजेंट्स पर अटैक करने वाले हैं, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? विलेजेस ने खुद ही लैंडलॉर्ड्स की हवेलियाँ जलानी शुरू कर दी, फ्यूडल डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। इसी इवेंट को कहते हैं द ग्रेट फेयर। ग्रेट फेयर इज़ नॉट इक्वल्स टू रेन ऑफ टेरर। ये आप हमेशा याद रखना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। रेन ऑफ टेरर जो था वो रोबेस्पियर से रिलेटेड था। ग्रेट फेयर जो था वो विलेजर्स और सो फ्यूडल डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। इसी इवेंट को कहते हैं द ग्रेट फेयर। द ग्रेट फेयर इज़ नॉट इक्वल्स टू रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर जो था वो रोबेस्पियर के राज में आया था। सो ये दोनों अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पुगाचेव्स रिवेलियन। सो इसका क्वेश्चन है 1773 से 75 का फेमस रशियन पेजेंट रिवॉल्ट कौन सा था? जिसका आंसर है पुगाचेव्स रिवेलियन। आई डोंट नो, मैं गलत भी प्रोनाउंस कर सकती हूँ। सो एक्सप्लेनेशन है इसका, लीडर था एमिलियन पुगाचेव। उसने खुद को टिसार पीटर थर्ड बताया। पेजेंट्स और कॉसेक्स उसके साथ आ गए। ये रिवॉल्ट सेफडम के अगेंस्ट था। ऑल्दो रिवॉल्ट फेल हो गया, लेकिन इसने रशिया की फ्यूडल सिस्टम की वीकनेस एक्सपोज कर दी।
क्वेश्चन नंबर 13 है जो हमारा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है वॉल्शेविक्स ने पीस लैंड ब्रेड स्लोगन यूज़ किया। इसका रीज़न है पीपल वॉर से परेशान थे, लैंड चाहिए थी, फूड चाहिए था। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, कॉर्वी। सो क्वेश्चन है फ्रांस में अनपेड कंपल्सरी लेबर को क्या कहते थे, एंड द आंसर इज कॉर्वी। फ्रेंच पेजेंट्स को फ्री में लैंडलॉर्ड के लिए काम करना पड़ता था, रोड बनाना, फील्ड्स में काम करना विदाउट वेजेस, इसलिए कंपल्सरी लेबर को कॉर्वी कहते हैं। कंपैरिजन, फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया कॉर्वी, इंडिया में है बैगर। एग्ज़ाम में कंपैरिजन पूछते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा रशियन सर्व्स फ्रीड इन, इस टॉपिक से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन है हमारा रशियन पेजेंट्स को सर्वडम से कब फ्री किया गया। सो इसका करेक्ट आंसर है इन 1861 बाय टिसार अलेक्जेंडर सेकेंड। एक्सप्लेनेशन इज रशिया में पेजेंट्स को सर्व्स बोला जाता था, ये प्रैक्टिकली लैंडलॉर्ड्स के कंट्रोल में रहते थे। 1861 में अलेक्जेंडर सेकेंड ने इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो पास किया, ऑफिशियली सर्वडम ख़त्म हो गया, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रही। रिमेंबर अलेक्जेंडर सेकेंड इक्वल्स टू लिबरेटर टिसार। सो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 विच इज़ रिलेटेड टू फ्यूडलिज्म। क्वेश्चन है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले यूरोप का डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम क्या शामिल था। एक्स्ट्रा फैक्ट इससे रिलेटेड ये है चार्टिस्ट मूवमेंट को दुनिया का पहला मेजर वर्किंग क्लास पॉलिटिकल मूवमेंट माना जाता है, जिसमें लाखों लोगों ने पिटीशन पर साइन किए। 1842 की पिटीशन पर तो 3 मिलियन से ज़्यादा सिग्नेचर्स थे। सो याद रखना चार्टिस्ट इक्वल्स टू चार्टर वाले। पेजेंट लैंड कल्टीवेट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यही मेडिवियल यूरोप की फॉलोइंग में से क्या पीपल्स चार्टर के बाद धीरे धीरे फ्यूडलिज्म मांगों में शामिल नहीं था, राइज हुआ। इसका करेक्ट आंसर है ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसी सीक्वेंस में चार्टर ने यूनिवर्सल मेल सफरेज, सीक्रेट बैलेट, बराबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एमपीज के लिए प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन ना होना, एमपीज को पेमेंट और एनुअल पार्लियामेंट्स की मांग की, राजतंत्र